नमस्कार दोस्तों, एकेडमिक डिसीजन चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू गिव माई इंट्रोडक्शन एट फर्स्ट। फ्रेंड्स, आई एम ए स्कूल टीचर having the experience of teaching Indian polity, history, geography and economics to the students for the last 20 years. After watching out so many videos in YouTube on Indian polity, I thought it proper to start my comprehensive series on Indian polity and constitution lecturers for the UPSC and PCS aspirants who are starting their preparation from the scratch. दोस्तों, मेरा यह लक्ष्य है कि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की समझ आप लोगों को शुरुआत से हो सके। इस वीडियो लेसन में मैं माइंड मैप, नेमेनिक्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का भी प्रयोग किया हूँ। आशा आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। सो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया is a largest democratic country, and as you know, in the modern terminologies we cannot avoid constitution. That means constitution is a must. Whether a country is a democracy or a dictatorship, constitution is essential. So constitution, संविधान, ये चीज़ क्या है, इसको चर्चा करने से पहले भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी फ्रूट को अगर आप देखते हैं तो इससे पहले रूट होता है, मतलब नींव ना होने से, फाउंडेशन ना होने से हम घर नहीं बना सकेंगे। इसीलिए भारत का जो संविधान का निर्माण ये एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि कई साल तक यह लगा। आप लोगों को मालूम है कि इसका शुरुआत अंग्रेजी हुकूमत के बाद हुआ है। आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देख रहे हैं ये अंग्रेजी हुकूमत से ही शुरू हुआ है। तो इसके बारे में व्यापक चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द जेनेसिस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ब्रिटिश भारत कैसे आए। एसेंशियली द ब्रिटिश वेयर ए ट्रेडिंग कंपनी। आज नेपोलियन बोनापार्ट टोल्ड द ब्रिटिश वेयर ए कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इकोनॉमिक मोटिव्स। ग्रेजुअली द कंपनी एक्वायर्ड पॉलिटिकल पावर एंड रेवेन्यू यील्डिंग टेरिटरीज। जैसा कि कहावत है, अंगुल्या प्रविश्य बाहु प्रविश्यति। A trading company acquired the largest territories in India and became a colonial power. So, ये जो colonial power का सफर व्यापार से किस प्रकार शुरू हुआ, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो ये चर्चा करने से पहले हम हिस्ट्री को देखेंगे, ब्रिटिश भारत कैसे आया। कई सारे वीडियो में इसके ऊपर व्यापक चर्चा नहीं हुआ है, तो हम व्यापक चर्चा करते हैं। एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्वीन एलिजाबेथ से एक चार्टर हासिल किया, जिसमें इसको 15 साल तक मोनोपोली मिला भारत में व्यापार करने के लिए। मतलब टू ट्रेड इन इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली कंपनी इन ब्रिटेन व्हिच वॉज ऑथराइज्ड टू ट्रेड इन इंडिया। तो वो आकर पहुँचे सूरत में। सूरत से उनका सिलसिला और सफ़र चलता रहा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है सूरत में बहुत सारी कंपनियां थे। एट दैट टाइम मेनी कंपनीज वर देयर, द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द पोर्तुगीज कंपनी, लेटर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल वर देयर इन सूरत। एंड इट वाज द टाइम ऑफ द मुगल्स, द माइटी मुगल्स। सो द ब्रिटिश डिड नॉट फील इटसेल्फ satisfied and complacent in Surat. So in 1639, the British merchant Francis Day, he acquired the territory of Madras from the king of Chandragiri and established a fort called as Fort St. George. भारत की दक्षिण दिशा में उनका पहला शुरुआत हुआ। दुर्ग बनाना, किला बनाना फ्रांसिस डे से शुरू हुआ, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बनाया। 1662 में 1662 द किंग ऑफ ब्रिटेन चार्ल्स II मैरिड टू द पोर्तुगीज प्रिंसेस कैथरीना ऑफ ब्रागंजा, एंड आफ्टर दैट मैरिज इन 1668 द डाउरी इन द फॉर्म ऑफ बॉम्बे, दैट मीन्स इन 1662 जब राजा ने शादी किया था कैथरीन ऑफ ब्रागंजा को, उनको एक मिला था टेरिटोरी भारत में, वो था बॉम्बे।
तो बॉम्बे एक टेरिटरी था, बॉम्बे टेरिटरी उनको मिला था और ये टेरिटरी को उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड में भाड़े में दिया। मतलब इट वाज कमिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लिeu ऑफ द रेट ऑफ 10 पाउंड्स पर annum। इन 1696 1696 में जॉब चार्नोक फोर्ट विलियम बनाया बाय परचेजिंग 3 विलेजेस सुतानट्टी, गोविंदपुर एंड कालीघाट। ये 3 गांव को मिला के खरीद करके उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया, जो कि बाद में कलकत्ता सिटी का नाम ले लिया। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कंपनी कैसे एक व्यापारी कंपनी से भारत का एक सत्ता का धारक बन गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1757 की पलासी युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपना डिक्टेटोरियल रूल चलाया, लेकिन वास्तव में नवाब को वो एक कठपुतली शासक बना के सत्ता में बिठाता था और उसके पीछे अपना जो व्यापारिक उद्देश्य उसका पूर्ति करता था। सो द कंपनी गॉट a first major victory in the Battle of Polassy by treacherously defeating Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal. Next battle, the Battle of Buxar in 1764, in which the company won over 3 powers, Awadh, Bengal and the titular Mughal Emperor Shah Alam II. Actually, the Battle of Buxar gave the company the right to collect land revenue from Bengal, Bihar and Odisha. It was possible under the Treaty of Allahabad, which was signed in 1765 between Mughal Emperor Shah Alam II and the company officials, in which the company became a legitimate power in India. Actually, before it, the company was only a trading company, though it had a de facto control over the Bengal Nawab, but actually it was not the ruler then. But 1765 gave legitimacy to the company to collect land revenue. So now the company's trade became developed by leaps and bounds due to the huge collection of land revenue from Bengal, Bihar and Odisha. So the constitutional development of India, which we are discussing now in this chapter, is started from the era of 1757 to 1857. It is a span of 100 years in which the British East India Company became the ruler of India. So, the constitutional development of India has been classified into 2 parts. It is the first episode from 1757 to 1857. It is called as the first episode, and from 1858 to 1947, the span of approximately 90 years is coming under the last episode. So, let us discuss about that. From 1757 to 1857, the first episode is called as a company rule, and from 1858 to 1947, the last episode is called as crown rule. So, the company rule as well as the crown rule, we should discuss it at length. Friends, the book by D.D. Basu mentioned about the constitutional development from 1858 from the Queen's Proclamation. But in the book of Lakshmikant, it has been mentioned from Regulating Act of 1773. So, Regulating Act was the first act made by the British Parliament regarding the governance of India. So, ये रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर चर्चा करने से पहले हम इसका बैकड्रॉप, मतलब उसके पीछे क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एडमिनिस्ट्रेटिव केओस इन बंगाल ड्यू टू डुअल गवर्नमेंट बाय रॉबर्ट क्लाइव फ्रॉम 1765 टू 1772. During this period, Robert Clive was the governor of Bengal, because after the death of Mir Jafar in 1765, Robert Clive told that let us become Nabobs ourselves. Nabub मतलब the anglicized version of the word Nawab. इसमें क्या हुआ? There was diverse of power from responsibility in the
फॉर्म ऑफ डुअल गवर्नमेंट और डायरकी कंपनी का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। उन्होंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में मशगूल थे और वो शासन का कोई काम ठीक से नहीं करते थे। ड्यू टू द लार्ज डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू देयर वाज कंप्लीट ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री एंड ग्रॉस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देम। जो किसान है ये ज़्यादा भू राजस्व के कारण शोषण का सामना करना पड़ता था उनको, और कंपनी के जो कर्मचारियां थे उन्होंने अपना निजी व्यापार करते थे। दे वर एंगेज्ड इन प्राइवेट ट्रेड, सो इट वाज ए टाइम ऑफ केओस इन बंगाल। तो ये समय में जो परिवर्तन हुआ कंपनी के शासन के कारण, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये कानून बनाने में किस प्रकार मजबूर किया, इसके बारे में हम चर्चा जारी रखते हैं। जिस समय बंगाल में कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाता था भू राजस्व के कारण, इट वाज फ्रॉम दी रेवेन्यू ऑफ बंगाल। इसको देखते हुए ब्रिटेन के लोग कंपनी के ऊपर जलते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट 1767 में दावा किया कि कंपनी का जो बंगाल का प्लंडर से, मतलब बंगाल का भू राजस्व से और बंगाल से वो धोखाधड़ी से जो पैसा कमाता है वो 4 लाख पाउंड शेयर देना पड़ेगा, ऐसा चर्चा चलता था। लेकिन बात यह है कि जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनमें से कई सारे पार्लियामेंट मेंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उन्हें मदद करके जो चुनाव में जीता देते थे। इसीलिए कंपनी के खिलाफ ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सब लोग जानते थे कि कंपनी ठीक तरह से शासन नहीं कर रहा है भारत में। तो इस समय क्या हुआ था कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि एक बिल्कुल गरीब होकर गया था भारत से, जब आया वो इंग्लैंड को वापस, तो वो 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग का संपत्ति लेकर आया था। तो उसे देखते हुए जो इंडिया में काम करने वाले जो ब्रिटिश एम्प्लॉय होते थे उन्हें कहा जाता था नाबूब। नाबूब इज द एंग्लिसाइज्ड वर्सन ऑफ नवाब। इट रिप्रेजेंटेड द एक्सप्लॉयटेशन, द प्लंडर एज वेल एज ए डिराइसिव टाइटल। ये एक अपमान सूचक पदवी था, नाबूब बोलते थे। द employees of East India Company who were working in India and returned back to their own country were just tabooed as well as comically addressed by the Britons. इंग्लैंड में शुरुआत हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ तो बहुत सारे एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, उनका डेवलपमेंट हुआ। वो भी चाहते थे कि भारत आए और व्यापार कर सके, लेकिन व्यापार करने के लिए सिर्फ एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था। मोनोपोली वाज गिवन ओनली टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ऑल द न्यूली राइजिंग फ्री एंटरप्रेन्योर्स दे एस्पायर्ड ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ इंडियन ट्रेड। दे ऑल्सो वांटेड टू कम टू इंडिया टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन ट्रेड। उनका कहना यह था कि व्हाई शुड द ईस्ट इंडिया कंपनी अलोन एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को ये प्रॉफिट क्यों अकेला जाएगा। दे विश टू एंड द मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्रिटिसाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन बंगाल। कंपनी का जो प्रशासन बंगाल में चलता था उसे वो विरोध करते थे। कंपनी का ऑफिशियल के बारे में मैं अभी अभी आप लोगों को बताया, उन्हें नाबूब बोला जाता था। वो एक डिराइजिव टाइटल था, एक अवज्ञा सूचक पदवी था, जो कि करप्शन, घूसखोरी और भारत को शोषण करने का एक सिंबल बन गया था। तो इसी को लेकर कंपनी के ऊपर ब्रिटेन के आम जनता रुष्ट थे। इसी बीच एक समस्या हुई। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, कंपनी के जो ऑफिशियल है वो प्राइवेट ट्रेड करते थे। ये प्राइवेट ट्रेड से वो काफ़ी पैसा कमाते थे, लेकिन कंपनी के खजाने खाने में पैसा बिल्कुल नहीं था। द कंपनी वाज एट द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, मतलब कंपनी दिवालिया होने के लिए जा रहा था। इसी बीच कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने कितना कर्जा किया था? 6 मिलियन पाउंड, मतलब 60 लाख पाउंड उन्होंने कर्जा किया था। तो ये कर्जा का चुकाने के लिए
to repay the debt as well as to run the administration of India, because the company was not in a position to pay the salary of its employees. इस स्थिति में कंपनी ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ को एक रिक्वेस्ट भेजा, एक एंट्रेटी भेजा कि उन्हें कुछ लोन दिया जाए। ये 1772 की बात है। इन 1772 द कंपनी रिक्वेस्टेड लॉर्ड नॉर्थ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टू प्रोवाइड ए लोन। लॉर्ड नॉर्थ ने ये मौका का इस्तेमाल किया। ही ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी एंड द रिजल्ट was the first regulating act of 1773। लॉर्ड नॉर्थ 18 मई 1773 को रेगुलेटिंग एक्ट को बनाने के लिए जो बिल पेश किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो पास होने के बाद रेगुलेटिंग एक्ट बन गया। इट वाज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री रेगुलेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीवियसली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया till 1772 was controlled solely by the company, by the East India Company and its board of directors. And first time it was happening that the British Parliament was coming to this scenario and took over the administration of India, though not directly but indirectly. Immediately the company was given the loan of 14 लाख पाउंड्स। 4% ब्याज के हिसाब से उन्हें कर्जा दिया गया और उनके ऊपर थोप दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेटिंग एक्ट का प्रमुख विशेषताएं क्या है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर बाय टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंग्लैंड। वन वाज द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दोज हु कंटेंट द शेयर ऑफ 500 pounds sterling, and the court of directors, those who must hold at least 1000 pounds sterling in order to become the member of a court of directors. The court of directors, which was comprising 24 members, 26 सदस्य वाला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये शेयर होल्डर के द्वारा निर्वाचित होते थे। जो शेयर होल्डर को कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर होने के लिए कम से कम ईस्ट इंडिया कंपनी में आपका भाग जो है, आपका जो शेयर है 500 पाउंड स्टर्लिंग रहना चाहिए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य के रूप में 24 सदस्यों में एक के रूप में निर्वाचित होने के लिए कम से कम 1000 पाउंड स्टर्लिंग का भाग या शेयर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी में रहना चाहिए। लेकिन तब तक ये डबल हो गया। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के लिए 1000 पाउंड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए 2000 पाउंड। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट बनने के बाद देयर वाज डायरेक्ट पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कंट्रोल किसी प्रकार रहा? रेगुलेटिंग एक्ट का मुख्य विशेषता क्या था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बने, जो कि 24 सदस्य वाले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दे हैड टू lay before the treasury all the correspondence from India dealing with the revenues, before the secretary of state everything dealing with civil and military administration। मतलब भारत के जो सिविल और मिलिट्री प्रशासन के ऊपर जो जो कार्य चलता था, यहाँ तक कि अर्थनैतिक कार्यक्रम जो चलता था भारत में, इसके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मतलब विदेश मंत्री को इसके बारे में अवगत कराएंगे। एंड इन इंडिया देयर वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर जनरल एंड 4 काउंसिलर्स नोन एज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। भारत में गवर्नर जनरल एक अपॉइंटमेंट किया गया और साथ ही साथ 4 सदस्यों को इंग्लैंड से भेजा गया जो कि भारत गए। ये काउंसिलर इन्हें कहा जाता था और गवर्नर जनरल और काउंसिलर इनको मिला के बोला जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। द काउंसिल कंप्राइज्ड ऑफ मेन स्पेशली सेंट फ्रॉम इंग्लैंड एंड हु वर नॉट सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। जो 4 काउंसिलर थे भारत गए थे इंग्लैंड से, ये लोग कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए, ये नियम था। मतलब द काउंसिलर्स वर इंडिपेंडेंट पर्सन्स, those who went from Britain to India regarding
the control of administration by the British Parliament. That means they were the representative of the Parliament of Britain. They went to India. रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में गए वारेन हेस्टिंग्स, और उनके साथ जो 4 सदस्य गए, दी 4 काउंसिलर्स वेयर फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, मॉनसून एंड बेयरवेल। बेयरवेल वारेन हेस्टिंग्स का एक समर्थक था। इनके बावजूद बाकी जो 3 थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग और मॉनसून, दी 3 काउंसिलर्स वेयर इंडिपेंडेंट। एंड ये 4 काउंसिल कोई भी निर्णय लेते थे, जब कोई निर्णय लेने में वो समर्थ नहीं होते थे, मतलब टाई होता था, एंडी सेशन होता था, तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट देते थे, अन्यथा गवर्नर जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब द काउंसिल वाज इंटरेस्टेड टू डिसाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, टू टेक एनी डिसीजन, एंड द डिसीजन वाज टेकन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी। इन केस ऑफ any indecision, the governor general had a casting vote. Otherwise the governor general bound by the decision of the council. तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में ये भी तय हुआ कि कंपनी के ऑफिशियल तब तक प्राइवेट ट्रेड करते थे। ये प्राइवेट ट्रेड से उन्होंने काफ़ी माल कमाते थे, लेकिन उनको तनख्वाह बहुत कम दिया जाता था। दे वर गिवन वेरी मीगर सैलरी, बट in the act there was a provision that the company officials should be given handsome salary, but there was a complete stoppage of a private trade by them. कंपनी के ऑफिशियल प्राइवेट ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्णय किया गया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, तब तक बंगाल के अलावा बाकी 2 प्रोविंस थे, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 प्रांत में अलग अलग गवर्नर थे। देयर आर 3 इंडिपेंडेंट गवर्नर्स रूलिंग ओवर बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आने के बाद गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन इन द मैटर्स ऑफ वार एंड पीस, एंड ऑल अदर प्रेसिडेंसीज, दैट मीन्स मद्रास एंड बॉम्बे, द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे सबऑर्डिनेट्स ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दैट मीन्स the regulating act was the first step towards the centralization of power. That means it empowered the central authority of the Governor General of Bengal in council, and Madras and Bombay governors became subservient to it. According to the provision of the Act of 1773, there was a Supreme Court of Justice established in Calcutta, which came into effect in 1774. It comprised 1 Chief Justice and 3 junior judges, and they were entrusted to do civil, criminal, admiralty and ecclesiastical matters. That means religious matters, naval matters, criminal matters and civil matters. They had to decide, their jurisdiction included, and Sir Elijah Impey was the first Chief Justice of the Supreme Court in Calcutta. तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो बन गया, जिसके बारे में हम चर्चा किए, इसका कुछ डिमेरिट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो द फर्स्ट डिमेरिट इज वेग प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 सदस्य थे जो कि निर्णय लेते थे, और टाई होने पर गवर्नर जनरल अपना वोट देता था। लेकिन ये व्यवस्था से बंगाल में समस्या सृष्टि हुआ। जो काउंसिल मेंबर्स थे वो गवर्नर जनरल के बात को बार बार नकारते थे। देयर वाज अ कंप्लीट टसल बिटवीन द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिलर्स। द काउंसिलर्स वर इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन एक्सेप्ट बारवेल। ऑल द 3 काउंसिलर्स opposed the decisions of Warren Hastings. So Warren Hastings faced many problems. This is the main problem. And next, the vague principle of checks and balances to control the governors of Madras and Bombay was just a fiasco. It was a complete failure because ये टाइम में मराठा एंड मैसूर वार का शुरुआत हुआ। मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान के खिलाफ ये जो युद्ध का सिलसिला चलता रहा, इसके बाद मराठा के खिलाफ भी युद्ध का सिलसिला चलता रहा, जिसका डिसीजन बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर लेते थे।
वारेन हेस्टिंग्स उसको अपोज करने के बावजूद भी वो वारेन हेस्टिंग्स का बात नहीं सुनते थे। देयर वॉज नॉट ए क्लियर लाइन ऑफ कमांड फॉर व्हिच द रेगुलेटिंग एक्ट टर्न्ड इनटू ए फियास्को। रेगुलेटिंग एक्ट का और एक कमियां है, वो है कि सुप्रीम कोर्ट और कंपनी कोर्ट के बीच जो संपर्क है वो कभी डिफाइन नहीं हुआ। इसके बारे में कोई नतीजा नहीं पहुंचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कंपनी कोर्ट अलग अलग थे। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है, कंपनी कोर्ट का अधिकार क्या है, देयर इज नो क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर एंड जुरिसडिक्शन, सो इट hampered the law making process. At that time, another problem was also faced by the Regulating Act of 1773. The Supreme Court in Calcutta implemented English law in India, and according to the principle of English law, one noted Brahmin person, he was Nanda Kumar of Dhaka, he was hanged implementing the English law. नंद कुमार को फांसी दिया गया, जो कि धोखाधड़ी या जालसाजी के केस में उसको फांसी दिया गया था। लेकिन भारत में जालसाजी के लिए, धोखाधड़ी के लिए फांसी का प्रावधान नहीं था, तो इसके खिलाफ भारत में जनमत जागरूक हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट इस समस्या का समाधान नहीं दे पाया, बल्कि बहुत सारे समस्याओं का शुरुआत किया। इसीलिए ये सब रेगुलेटिंग एक्ट का कमियां हैं। तो दीज आर दी डिमेरिट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इन स्पाइट ऑफ दीज डिमेरिट्स, द रेगुलेटिंग एक्ट वाज सिग्निफिकेंट इन सम एस्पेक्ट्स। कैसे ना, इट वाज द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में कंपनी व्यापार में पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अधिकार का शुरुआत हुआ। पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए पहला ठोस कदम उठाया। इट वाज द फर्स्ट स्टेप। बंगाल में जो करप्शन और प्राइवेट ट्रेड का सिलसिला चलता रहा, इसको कम करने के लिए, इसको बंद करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल, प्राइवेट ट्रेड ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉइज वेर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड and the company's officials were given hands-on salary। और बेटर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, मतलब अच्छा शासन चलाने के लिए ये एक पहला ठोस कदम था। तो ये तीन उसका अच्छाइयाँ हैं, बाकी कमियाँ उसका ज़्यादा है। इन एक्चुअल सेंस ऑफ द टर्म, जस्ट इट वाज ए हिमालयन ब्लंडर, द रेगुलेटिंग एक्ट। सो इन ऑर्डर टू plug the gaps of regulating act, another amending act was made in 1781। so इसके बारे में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो अब फ्रेंड्स, माइंड मैप एक ऐसा चीज है जो कि आप लोगों को ये रेगुलेटिंग एक्ट को याद करने के लिए मददगार साबित होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया था। We come to know that regulating act was made in 1773। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेड था, उनके अंडर में मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर इसके अधीन में रहते थे। गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए 4 काउंसिल मेंबर थे, जिनका निर्णय गवर्नर जनरल के लिए मानना बाध्य था। और ये 4 काउंसिल मेंबर्स वेयर फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग, बैरवेल और मॉनसून। द डिसीजन ऑफ द काउंसिल वाज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर जनरल। काउंसिल मेंबर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन में कोई कर्मचारी नहीं होते थे, और वो 3 काउंसिल मेंबर मिलके कोरम बनाते थे, क्योंकि गवर्नर जनरल को मिला के उनका संख्या 5 होता था। 5 में अगर 3 होते थे तो ये कोरम बन जाता था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, और सिविल और क्रिमिनल, इक्लेसियास्टिकल और एडमिरल लॉ उसमें इम्प्लीमेंट हुआ, और ज़्यादातर इंग्लिश लॉ को उन्होंने इम्प्लीमेंट करते थे। ये क्षेत्र में और भारत में भी अंग्रेजी कानून का लागू होता था, जिसके बारे में हम चर्चा किए। फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट को याद करने के लिए मैं नेमेनिक्स का प्रयोग करता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज ए मेमोरी एड। कोई नॉनसेंस सिलाबल बोल के, मतलब अर्थहीन कुछ कविता या गद्य बोल के कोई चीज़ को याद रखने के लिए
इसमें एक मज़ेदार कविता जो कि बिल्कुल नॉनसेंस सिलेबस जैसा है उसको हम प्रस्तुत करते हैं। तो इसका जो कविता है, ये कविता का बोल इसी प्रकार है कि वेस्टर्न नॉर्थ बाट मतलब लॉर्ड नॉर्थ शोइंग हिज तोड़ 73 साल करके ऐलान इन 1773 ही डिसाइडेड थ्रू द पार्लियामेंट बोला हेस्टिंग्स टू इंडिया जा। अरे हेस्टिंग तू इंडिया चला जा, 4 लोग साथ ले जा, गो विथ द काउंसिलर्स और काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, काउंसिल में बैठ जा, मद्रास बम्बई कोलकाता, जनरल नहीं स्पेशल तो यू आर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यू आर स्पेशल, मेरी बात तो मान सदा मीन्स यू शुड ऑब्जर्व द डिक्टेशंस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। So this is the mnemonics through which you could remember Western North Bard showing his तोड़ 73 साल करके ऐलान बोला हेस्टिंग्स तू इंडिया जा, 4 लोग साथ ले जा, काउंसिल में बैठ जा, मद्रास बम्बई कोलकाता, जनरल नहीं स्पेशल तू ही मेरी बात तू मान सब। आप लोगों को ये कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कृपया कमेंट करके बताइए। In order to recapitulate the sub topic, I have formulated some of the questions through which you could remember and recapitulate the third chapter regarding the Regulating Act of 1773. So the first question is, dash was the PM of Britain during the enactment of the Regulating Act? It was Lord North. So Lord North is the right answer. He was the PM who was instrumental in the enactment of the Regulating Act. Dash was the first Governor General of Bengal. It is Warren Hastings. The Governor General Council had how many members to advise him? 4 members to advise him. The right answer is 4. The Court of Directors of the East India Company were elected by whom? Now the Court of Proprietors, COP, the Court of Directors were elected by the Court of Proprietors of the East India Company. The advice of the council was dash on the Governor General. It was binding. That means Governor General उसे मानने के लिए बाध्य था. The Act of 1773 prohibited the company servants what? ना private trade. प्राइवेट ट्रेड करने के लिए कंपनी ऑफिशियल नहीं कर पाएंगे 1773 के कानून के प्रावधान के अनुसार। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टार्टेड डैश इन द गवर्नेंस, वेदर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, इट वाज सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन इज द राइट आंसर। द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट डैश ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, it was established at Calcutta. Dash was the first Chief Justice of Supreme Court at Calcutta, Sir Elijah Impey. Elijah Impey was the first Supreme Court Chief Justice of Calcutta. The Governor General had the right to vote in the council in case of a tie. It was in case of a tie, means in case of indecision, in case of a draw, the Governor General had the right to vote. So these are some of the questions through which you could recapitulate your knowledge regarding the Regulating Act of 1773. After Regulating Act in 1781 came the Amending Act. Why it came? Now due to the defects of Regulating Act, some of the problems occurred. So in order to settle the problems, in order to solve the problems, to rectify the defects of Regulating Act, the Amending Act of 1781 came into being. What were the features of this act? The first point is the exemption of Governor General and his council from the jurisdiction of the Supreme Court. Previously, the Supreme Court had jurisdiction over the Governor General and his council. Now, in the Amending Act of 1781, the Governor General of Bengal as well as his council
were exempted from the jurisdiction of the Supreme Court in matters of civil and military affairs. रेवेन्यू मैटर को भी सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है वो कालकाटा के सिटीजन के ऊपर रहा। प्रोविंशियल कोर्ट जो था बम्बई और मद्रास का, उसका जो कोई अपील आता था वो सुप्रीम कोर्ट में उसका सुनवाई नहीं होता था, बल्कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल इट एक्टेड एज द जुडिशियरी इन टर्म्स ऑफ अपील। सो सुप्रीम कोर्ट का सत्ता को, सुप्रीम कोर्ट का क्षमता को इसे काफी हद तक कम किया गया अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। नाउ अगेन recapitulation, some short answer type questions regarding 1781 amending act. Amending act of 1781 was made to rectify the mistakes of regulating act. Some of the problems of the regulating act were rectified in the amending act of 1781. Appeal of the cases of provincial courts were to be done at the Governor General in Council. गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा ये अमेंडिंग एक्ट में प्रावधान था कि अपील वहां पर होगा। डैश एंड डैश वेर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। पहला चीज था सिविल और दूसरा चीज था मिलिटरी। सिविल क्षेत्र से और मिलिट्री क्षेत्र से जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र से अलग किया गया। द इनहेबिटेंट्स ऑफ कालकाटा वे कमिंग अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। डैश मैटर वाज केप्ट बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द अमेंडिंग एक्ट। खास तौर पर अपील मैटर जो है, अपील मैटर को अलग किया गया। 1781 अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इट वाज द थर्ड स्टेप इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसका बैकड्रॉप के बारे में चर्चा करते हैं। विलियम पिट, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ही इंट्रोड्यूस्ड द बिल व्हिच केम टू known as the Pitt's India Act। ये एक्ट का लक्ष्य ये था टू रिमूव द वीकनेसेस ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड टू ब्रिंग कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट का शिकंजा जो है कंपनी के ऊपर ज़्यादा कसने के लिए और रेगुलेटिंग एक्ट का जो कमियां था उसे कम करने के लिए इसको लाया गया। लेकिन कॉशन वाज टेकन that the court of directors of the company were not just disturbed and their commercial power was not taken away with। उनका कॉमर्शियल अफेयर के ऊपर उनका जो अधिकार क्षेत्र था वो अधिकार को कम करने के लिए प्रयास नहीं हुआ, बल्कि ये प्रयास हुआ कि भारत में प्रशासन के व्यवस्था को कैसे अच्छा किया जाए। इसीलिए ये डायरकी का बंदोबस्त हुआ, जिसको बोलते हैं डायरकी, मतलब द्वैत शासन, मतलब टू पावर सेंटर्स वेयर मेड। वो किसी प्रकार हुआ, चलिए चर्चा करते हैं। इसमें देयर वाज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। ये दो कार्य जो है कंपनी का, एक है व्यापारिक क्षेत्र और दूसरा है प्रशासनिक क्षेत्र, इन दोनों को अलग कर दिया गया। सो इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डुअल गवर्नमेंट in which the court of directors were there for managing the commercial affairs, the financial affairs। इसको मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जैसा कि वो रहते थे 24 डायरेक्टर जो रहते थे वो 24 डायरेक्टर को रखा गया। लेकिन प्रशासन की व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए, खासतौर पर टू कंट्रोल द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ इंडिया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियुक्ति हुआ। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 कमिश्नर को अपॉइंटमेंट किया गया।
ये 6 कमिश्नर्स कौन कौन थे ना? इंक्लूडेड द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब उनका अर्थ मंत्री और विदेश मंत्री, उनको छोड़ के बाकी 4 प्रिवी काउंसिलर मिलके 6 सदस्य वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि इंग्लैंड में कंट्रोल करता था। मतलब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत नहीं आता था, वो इंग्लैंड में रहकर नियंत्रण करता था। व्यापार के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको ये कार्य दिया गया। The board's approval was necessary for all dispatches that were not purely commercial, मतलब सिविल और मिलिट्री मैटर में, कॉमर्शियल मैटर के अलावा, व्यापारिक मामलों के अलावा बाकी सब चीज़ों में शेष निर्णय लेने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। वास्तव में ये डायरकी का पहला शुरुआत हुआ अंडर द एक्ट ऑफ 1784। इसमें और एक चीज बनाया गया कि पहले जो गवर्नर जनरल का काउंसिल में 4 सदस्य थे, उन्हें कम करके 3 कर दिया गया। द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम 4 to 3, एक मेंबर को कम कर दिया गया। द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज वाज एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ऑल मैटर्स ऑफ वॉर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड रेवेन्यू। युद्ध और जो कूटनीतिक संपर्क तथा जो रेवेन्यू था, ये 3 चीज़ों के ऊपर गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब 3 काउंसिलर्स और गवर्नर जनरल, इनके अधिकार मद्रास और बम्बई प्रांत के ऊपर ज़्यादा हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में कोई चेन ऑफ कमांड नहीं था। अब इस एक्ट में एक चेन ऑफ कमांड बना कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल became the superior authority and the governors of Madras and Bombay became subservient to the Governor General in Council, and the Governor General in Council was empowered to take decision in all the matters of war, diplomatic relations and revenue. तो सेंट्रलाइजेशन का ये दूसरा कदम था। इट वॉज द सेकेंड स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये भारत का जो संविधान निर्माण में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसमें आप लोगों को मैं जानकारी देता हूं कि 1757 से लेकर 1857 तक की जो सिलसिला ये सेंट्रलाइजेशन का चला, मतलब केंद्रीकरण का, और 1858 से लेकर 1947 तक की जो दौरा ये विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिलसिला चलता रहा, जो कि भारत का स्वतंत्रता के साथ समाप्त हुआ। तो ये जो पहला चरण है 1757 to 1857, इन दीज 100 years gradual centralization occurred in the British administration in India, and it was just the foundation stone through which the constitutional edifice of India has been made. The Governor General and Council were made subordinate to the British government. दैट मीन्स गवर्नर जनरल और काउंसिल ब्रिटिश सरकार के अधीन में रहे। दे वेर फॉरबिडन टू डिक्लेयर वॉर विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, स्पेशली द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 6 सदस्य वाले थे, उनके बिना अनुमति में वो कोई युद्ध नहीं कर पाएंगे। ये पहला डिसीजन था। और दूसरा डिसीजन ये एक्ट के तहत था कि भारत में कोई भी राज्य के क्षेत्र में ब्रिटिश इंटरवेन नहीं करेगा, मतलब ब्रिटिश इसके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगा। बट दिस वाज ऑनर्ड विथ फ्रीक्वेंट वायोलेशन, मीन्स इसका बहुत वायोलेशन हुआ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 1782 से लेकर 84 का जो ये अवधि है, इसमें टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध चलता रहा, जिसको बोलते हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। पीट्स इंडिया एक्ट बोला था कि भारत में कोई युद्ध ऐसा नहीं करना और कोई भी राज्य के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना, उसमें नॉन इंटरवेंशन करना, मतलब वो बिल्कुल शांत होकर बैठना। लेकिन कंपनी ने अपना राज्य लिप्सा के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हड़पने के लिए कोशिश किया और बार बार युद्ध भी किया। सो पीट्स इंडिया एक्ट बिकेम द सुप्रीम कंट्रोल बटन
of the British government over the company's affair and its administration. 1773 में जो कदम उठाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो 1784 पीट्स इंडिया एक्ट में वो और कस के पकड़ा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। माइंड में आप देखते हैं पीट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें डिवोल्यूशन एंड डायरकी वाज स्टार्टेड, मीन्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और गवर्नर जनरल का काउंसिल में 3 मेंबर रहे +3 इंस्टेड ऑफ +4, ओनली 3 रहे, मतलब 1 माइनस हुआ। और पावर ऑफ गवर्नर जनरल एनहांस्ड ओवर दी प्रेसिडेंसीज, मतलब बम्बई और मद्रास प्रांत के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सत्ता जो है ज़्यादा हुआ। अगेन सम recapitulatory questions. Now the first question, Dash introduced this bill later known as Pitt's India Act. It was William Pitt. It was William Pitt the younger who introduced the Pitt's India Act or Pitt's India Act bill. The number of members in the Governor General's Council was reduced to 3 instead of 4. 4 के बदले में 3 कर दिया गया। Pitt's India Act differentiated between dash and dash functions of the company, trade and administrative function of the company or political functions of the company. In Pitt's India Act, the Board of Control had dash members. The Board of Control had 6 members, in which there was a Chancellor of Exchequer and the Secretary of State विदेश मंत्री। इनके अलावा 4 प्रिवी काउंसिलर्स थे। In Pitt's India Act, the Board of Control was assigned political and administrative functions. Political and administrative functions. So now we have completed Pitt's India Act of 1784. I think you might have understood the concept well. The next step after 1784, the Pitt's India Act, there was another act of 1786, but it was an insignificant act. It is not a matter of discussion because it was just done to change slightly the Pitt's India Act for the acceptance of Governor Generalship of Bengal by Lord Cornwallis. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जॉर्ज वाशिंगटन के खिलाफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध लड़ा था। हालांकि वो युद्ध में वो पराजित हुआ था, लेकिन कॉर्नवालिस एक वार हीरो था, युद्ध का एक वीर था और एक अच्छा प्रशासक था तथा ब्रिटेन के कुलीन संप्रदाय का एक व्यक्ति था। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ऑफर किया गया गवर्नर जनरलशिप ऑफ बंगाल। उन्होंने कुछ डिमांड रखे। ये डिमांड में 2 डिमांड शामिल था विशेष रूप से। ये डिमांड क्या क्या थे ना, कॉर्नवालिस चाहता था कि गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ये 2 पदवियां एक व्यक्ति को दिया जाए, मतलब गवर्नर जनरल को दिया जाए। तो ये चेंज करके उसका जो दावा है उसे मान लिया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन चाहता था लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बने। इसीलिए गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस, the 2 posts were given to the Governor General of Bengal, and it was Lord Cornwallis who accepted the offer due to the amalgamation of the 2 posts to 1 person. The second was the Governor General was further empowered and allowed to override the majority of his council in matters of war and peace on his own responsibility. इसका अर्थ क्या है कि गवर्नर जनरल पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो काउंसिल का डिसीजन था वो गवर्नर जनरल के ऊपर बाइंडिंग था, मतलब गवर्नर जनरल उसे मानने के लिए बाध्य था। लेकिन 1786 के जो अमेंडमेंट हुआ एक्ट में, ये जो अमेंडिंग एक्ट हुआ इनसिग्निफिकेंट एक्ट होते हुए भी इसमें ये प्रावधान रहा कि युद्ध तथा शांति क्षेत्र में
काउंसिल के सदस्य जो 3 सदस्य थे, आप लोगों को मालूम है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 सदस्यों को रखा गया 4 सदस्यों के बदले। ये 3 सदस्य अगर युद्ध या शांति के प्रस्ताव में अगर गवर्नर जनरल के इच्छा के विपरीत कोई भी सलाह दे तो गवर्नर जनरल उससे मानने के लिए बाध्य नहीं, वो खुद अपना निर्णय ले सकता है। गवर्नर जनरल was empowered to take his own independent decision in the matters of war and peace, but subject to condition on his own responsibility. He had to take the responsibility of his decision. He was made accountable for any decision taken by him. तो ये 2 प्रावधान उसमें रहा। गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, ये 2 पोजीशन को इकट्ठा कर दिया गया और गवर्नर जनरल अपना काउंसिल का जो सलाह है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं था युद्ध और शांति के क्षेत्र में। एक्ट ऑफ 1786 द माइंड मैप, इट मेड कॉर्नवालिस द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कॉर्नवालिस डिमांड किया कि गवर्नर जनरल के पदवी के साथ मिला दिया जाए, कमांडर इन चीफ पोस्ट को मर्ज कर दिया जाए तथा अपना काउंसिल का जो डिसीजन है या परामर्श है या जो सलाह है उसे नकारने के लिए, युद्ध तथा शांति के क्षेत्र में नकारने के लिए क्षमता गवर्नर जनरल को दी जाए। तो ये इसका माइंड मैप है। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट द रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड डैश वेयर अमेलगेमेटेड for dash in the act of 1786, the post of governor general and commander in chief were amalgamated for Cornwallis. In the act of 1786, the governor general could override the advice of his council in the matters of war and peace. युद्ध तथा शांति के लिए गवर्नर जनरल अपने काउंसिल का जो निर्णय है उसे नकार सकता है। आफ्टर द एक्ट ऑफ 1786, दो इनसिग्निफिकेंट, देन केम द मेजर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसका फीचर क्या था ना, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ ट्रेड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। कंपनी का जो व्यापार करने के लिए भारत में जो मोनोपोली व्यापार करने के लिए उससे फिर दिया गया मौका 20 साल के लिए उसे एक्सटेंशन किया गया। नाउ ऑल द लॉज रिलेटेड टू राइट्स ऑफ पर्सन्स एंड प्रॉपर्टी बी प्रिंटेड विथ ट्रांसलेशन इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर द पीपुल टू नो अबाउट देयर राइट्स एंड इम्यूनिटीज। इट वाज ट्रूली ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द respect of the rights and immunities of Indian citizens. So all the laws in India were translated into Indian languages. That means it proved that written laws, not the discretion of the ruler, now could govern the people. Means written laws were given more priority over the discretion of the ruler. So it was just a noteworthy step. Though it is not discussed much in many videos, but we should keep it in mind that first time the laws of the British were translated into Indian languages so that the people could know about their rights and immunities in case of their violations. Third point is all members of the home government were in future to be paid salaries out of Indian revenues. होम गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी थे उनको ब्रिटिश खजाना खाने से तनख्वाह नहीं दिया जाएगा, बल्कि भारत के जो राजस्व है वहाँ से दिया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो ए सिग्निफिकेंट स्टेप। दैट मीन्स नाउ द बर्डन ऑफ पेमेंट टू द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द रिलेटेड ऑफिशियल्स इन ब्रिटेन वे आर बोर्न बाय द इंडियन एक्सचेकर। भारत से पैसा दिया गया। इट वॉज जस्ट द ड्रेन ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल को अधिक क्षमता दिया गया। सॉवरनेट प्रेसिडेंसी जो मद्रास प्रांत है और बॉम्बे प्रांत है इनके ऊपर और भी सत्ता दिया गया, वो कंट्रोल किया। मतलब इट वाज अनदर स्टेप टुवर्ड्स मोर सेंट्रलाइजेशन। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793
paved the way for more centralization of the authority of the Governor General in Council. So, these are the four points regarding the Charter Act of 1790. Let us come to the mind map of the Charter Act of 1793. First point is the written laws and its Indian translation regarding the rights and immunities of people in India. So it was a noteworthy step. Then the Act of 1793 extended the privileges of the company to trade in India for another 20 years. Now the salary of the officials of East India Company was borne by the Indian exchequer, that means from Indian revenue. They had been given salary under the Act of 1793. The Governor General became more powerful in relation to other provinces of Madras and Bombay. Again, recapitulatory questions. Question number 1. The Charter Act of 1793 extended the privileges of East India Company for another 20 years. फिर 20 साल व्यापार करने के लिए कंपनी को मोनोपोली प्राप्त हुई यह कानून के तहत. ऑल ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया वेयर इन फ्यूचर टू बी पेड सैलरीज आउट ऑफ डैश रेवेन्यूज, इंडियन रेवेन्यूज. भारत की खजाना खाना से उन्हें तनख्वाह दिया जाएगा. द गवर्नर जनरल वाज गिवन मोर पावर ओवर बॉम्बे एंड मद्रास. मीन्स the two presidencies were made more subservient in relation to the Governor General of Bengal. All laws related to the rights of persons and property be printed with translation in Indian languages for the people to know about their rights and immunities. So, पहली बार भारतीय भाषा में कानून को अर्थांतर किया गया, मतलब ट्रांसलेशन किया गया, उसका अनुवाद किया गया ताकि लोग अपना अधिकार तथा उनके सुरक्षा के ऊपर अच्छी तरह समझ सके. आफ्टर द एक्ट ऑफ 1793 केम द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. सो व्हाट वर द बैकग्राउंड्स व्हिच वर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द कमिंग अप ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813? The first is the company's territories in India had greatly expanded. भारत में कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र है वो व्यापक रूप से बढ़ता गया. And it was considered nearly impossible for the company to function both as a commercial as well as political entity. मतलब कंपनी का इतना अधिकार क्षेत्र, इतना राज्य बढ़ता गया कि कंपनी दो कार्य करने के लिए कभी भी सक्षम नहीं हो पाएगा, ऐसा विचार ब्रिटिश पार्लियामेंट को आया. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि कंपनी को आइदर कॉमर्शियल काम करना है, नहीं तो पॉलिटिकल काम करना है, या तो शासन करना है, नहीं तो व्यापार करना है. तो कोई भी एक चीज को छोड़ने के लिए, कंपनी से वो छुड़ाने के लिए सोचने लगा ब्रिटिश पार्लियामेंट. नाउ the Englishmen had begun to demand a share for themselves in the Indian trade in view of the laissez-faire theories as well as the imposition of the continental system of Napoleon Bonaparte. आज फ्रेंड्स यू नो, तब तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति काफ़ी ऊंच अहोद तक पहुंच गया था और अंग्रेजी लोग चाहते थे कि भारत में व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने का जो एकाधिकार वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त था. तो लेसेस फेयर, लेट द इंडिविजुअल बी फ्री, ये जो लिबरलिज्म का मत के तहत वो चाहते थे कि व्यापार को भी मुक्त कर दिया जाए. भारत जैसे बड़े देश में व्यापार करने के लिए बहुत सारे व्यापारी चाहते थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में नहीं थे, वो चाहते थे भारत आकर व्यापार करें. इसी समय नेपोलियन बोनापार्ट ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा के जो ब्रिटेन के व्यापार को काफ़ी हद तक रोक दिया था. तो ब्रिटेन के जो व्यापारी है वो चाहते थे कि भारत आकर व्यापार करे. तो इस स्थिति में, मतलब अंग्रेजी लोगों का इस विचार के तहत तब तक शुरुआत हुआ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813. ये एक्ट का फीचर क्या है
ना दिस रेन्यूड द कंपनी चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। फिर अगले 20 साल तक कंपनी का जो एकाधिकार शासन करने के लिए बनाया गया। बट इट एंडेड द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विथ इंडिया। 1813 से पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्राप्त किया था, उसे खत्म कर दिया गया। इट वॉज ए नोट ऑन द स्टेप ऑफ द एंड ऑफ मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया। मीन्स अदर ट्रेडर्स ऑफ ब्रिटेन वे आर परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया एंड विथ इंडियन बिजनेस पर्सन्स, एक्सेप्ट क्या चीज को इससे अलग किया गया ना, भारत में जो चाय का व्यापार था वो कंपनी का एकाधिकार रहा, और जो चाइना के साथ व्यापार था ये कंपनी का एकाधिकार रहा। मतलब वो चाय तथा चाइना के साथ व्यापार के अलावा बाकी सब जो क्षेत्र था वो सब क्षेत्र को कंपनी के अधिकार क्षेत्र से हटाया गया। नाउ द कंपनी वाज गिवन द चांस टू रूल नॉट टू ट्रेड, बेयरिंग टू थिंग्स, द ट्रेड विथ चाइना एंड द टी ट्रेड। Now the crown means the British Parliament declared sovereignty means supreme power over the territories acquired by the company। इंडिया में जो जो टेरिटोरी कंपनी ने एक्वायर किया उसके ऊपर सॉवरेंटी ब्रिटिश क्राउन का प्रतिष्ठित हुआ। मतलब इसका अर्थ यह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब बोला कि कंपनी ने जो जो भारत में प्रांत को जीता है उसका एकाधिकार, इसका ऊपर सर्वोच्च सत्ता ब्रिटिश क्राउन का हो। मतलब इनडायरेक्टली द ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू कंट्रोल द sovereignty of the territories acquired by the company. It allowed missionary to go to India and also allowed them to settle there under a license। भारत में धार्मिक प्रचार करने के लिए या मिशनरी एक्टिविटी के लिए ईसाई धर्म के जो याजक थे उन्हें अनुमति प्राप्त हुआ। पहले कंपनी नहीं चाहता था कि भारत शासन के साथ रिलीजन को अटैच करे, लेकिन 1813 जो अधिनियम के कानून के अनुसार भारत में कंपनी एक्टिविटी के साथ साथ मिशनरी एक्टिविटी के लिए भी अनुमति दिया गया। पहली बार 1 लाख रुपया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अनुमोदन किया, बजट में प्रावधान रखा कि भारत में शिक्षा तथा विज्ञान के प्रगति के लिए, भारतीय लोगों का विज्ञान तथा शिक्षा के प्रगति के लिए 1 लाख रुपया का बजट रखा गया। दैट मीन्स ₹1 lakh बजट वाज allocated फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। पहली बार एक व्यापारी कंपनी एक फिलैंथ्रोपिक वर्क किया। नाउ द माइंड मैप ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। First point, again recapitulation. The end of exclusive trade privilege of the East India Company bearing the tea trade and trade with China। चाइना तथा चाय के व्यापार के अलावा बाकी सब व्यापार में कंपनी का एकाधिकार खत्म किया गया, और ये खात्मा के साथ साथ कंपनी को शासन करने में ज़्यादा अपना ध्यान को रखने के लिए बोला गया। शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख रुपीज 1 lakh rupees was allocated towards the development of education और एजुकेशन प्रमोशन। और इंडियन पोजीशन के ऊपर भारत में जो जो राज्य कंपनी ने जीता था उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन का एकाधिकार स्थापित हुआ, द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द क्राउन ओवर इंडियन पोजीशंस। अब भारतीय लोगों को टैक्सेशन देने के लिए बोला गया, और मिशनरी लोग जो कि धर्म याजक थे उनका धर्म प्रचार करने के लिए तथा भारत में बसने के लिए उनको लाइसेंस मिला। दे आर गिवन द लाइसेंस टू रिजाइड इन इंडिया एंड फॉर द प्रोसेल्टाइजेशन वर्क। नेक्स्ट कम्स आवर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फॉर द रिकैपिचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द एक्ट ऑफ 1813 एंडेड द डैश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी ट्रेड and trade relation with dash। It ended the monopoly
of East India Company except tea and trade with China. Next question comes, dash were permitted for the first time to come to India for proselytization. Missionaries, Yajak. Missionaries were permitted for the first time to come to India for proselytization. The Act of 1813 granted dash rupees 1 lakh rupees for the promotion of education. We should not call it education in the strict sense of the term. It is the promotion of literature and science. The Act of 1813 granted dash exclusive rights over the Indian possession, granted the crown or indirectly the parliament. Just after 20 years from the Act of 1813, in 1833, another act was made. It was the Charter Act of 1833. The backdrop of the Charter Act 1833 was noteworthy because at that time industrial revolution had turned Britain into a manufacturer of cotton textiles and other factory made goods. That means the industrial revolution, which was just started in Britain after 1750, reached its climax during the 1830s. The manufacturers of cotton textiles in Manchester, Bolton and Preston and Manchester become the symbol of cotton textile, and other factory made goods, especially iron goods and other metal goods, were noteworthy. And the Englishmen, just the traders, they wanted for new markets for their export. So the first step towards the end of monopoly of the East India Company over the Indian territory was just started, and the 1838 Act then put another death knell towards the end of monopoly of the British East India Company in relation to the trade activities in India. Now again the liberal laissez-faire principle, laissez-faire philosophy, in which there was a popular desire of the Britons for free trade. They wanted that the trade monopolies, the restrictions and the large taxation should be minimized or should be restricted so that business could flourish. व्यापार का बढ़ावा कैसे हो सके, इसीलिए वो चाहते थे कि व्यापार का बढ़ावा होने के लिए फ्री ट्रेड होना चाहिए, मोनोपोली कोई भी कंपनी का नहीं होना चाहिए, और मार्केट प्रिंसिपल के द्वारा जो उत्पादन और वितरण के नियम के अनुसार मार्केट चले, उन्होंने ऐसा चाहते थे. सो in this sphere of laissez-faire philosophy and the popular desire, the first Parliamentary Reform Act of 1832 was passed in Britain. लिबरलिज्म के दो जो बोल वाले थे, एक थे थॉमस बेबिंगटन मैकुले और एक जेम्स मिल, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और इतिहासकार थे. उनका 1833 के चार्टर एक्ट के ऊपर बहुत प्रभाव रहा, उनका अहम भूमिका था. चार्टर एक्ट 1833 के प्रावधान के अनुसार द कंपनी वाज आस्क्ड टू वाइंड अप इट्स कमर्शियल बिजनेस and only political and administrative activities remained with the company. That means in 1813 the monopoly of trade rights of the company was abolished, and in 1833 the company was completely absolved of its commercial and business activities. That means the company was told that you should only concentrate in the political and administrative matters instead of commercial and trade matters. Either आप कॉमर्शियल या ट्रेड एक्टिविटी करें या पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी करें, मतलब कंपनी को व्यापारिक कार्य से बिल्कुल
बंद किया गया। नाउ कंपनी का काम सिर्फ शासन करना और प्रशासन करना, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में कंपनी को अधिकार दिया गया और उसके हाथ से जो व्यापारिक अधिकार था उसको बंद किया गया। 1813 में तो कुछ हद तक बंद किया गया था मोनोपोली, अब कंप्लीटली उसको फ्री कर दिया गया। अब व्यापार नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शासन करेंगे। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेशन चेंज्ड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल became the governor general of India and लॉर्ड विलियम बेंटिक was the फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब ये फिर सेंट्रलाइजेशन का और एक नेम डाला गया, मीन्स सेंट्रलाइजेशन वेंट अनदर स्टेप बाय डिक्लेयरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें और एक चीज हुआ कि पूरे भारत का जो लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब विधायिका शक्ति जो है, ये पूरा दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। एंड द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेयर डिवाइड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। कंप्लीट पावर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ब्रिटिश पार्लियामेंट का गवर्नर जनरल इन काउंसिल के ऊपर पूरा नियंत्रण रखा गया एक कानून के अंतर्गत। और कानून को ठीक तरह से बनाने के लिए एक इंडियन लॉ कमीशन को अपॉइंटमेंट किया गया। इसके तहत भारत में जो दंड विधि संहिता तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब इंडियन पेनल कोड, और ताजीरात हिंद जिसे कहते हैं, इंडियन पेनल कोड एंड कोड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वेयर इनैक्टेड एंड वन लॉ कमीशन वाज मेड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आप लोगों को मालूम है पहले 4 थे, बाद में उसको 3 कर दिया गया। जो 3 कर दिया गया, अब इसमें और फिर 1 मेंबर को ऐड किया गया जो कि 4th मेंबर थे। ही वाज कॉल्ड एज ए लॉ मेंबर एंड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले बिकेम द लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स executive council. He had to vote only in legal matter and in other matters he could attend the meeting but he had no voting power. और पहली बार ये चर्चा हुआ कि भारत में कोई भी व्यक्ति को कंपनी के प्रशासन में नियुक्ति देने के लिए पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, COD, वो अपने हिसाब से नियुक्ति देते थे। तो ये दावा उठा कि भारत में कंपटीशन के द्वारा सिविल सर्वेंट को, प्रशासनिक कर्मचारियों का नियुक्ति हो, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको नकार दिया क्योंकि उनको कॉमर्शियल एक्टिविटी से बेघर कर दिया गया था। तो इसे कड़ी रूप से लागू नहीं किया गया, बट इट वाज द अटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट to introduce competitive examination for the selection of civil servants, but it was negated by the court of directors, so it did not come into being. Now, what are the importance of 1833 Act? ये एक्ट का क्या विशेषता है या क्या विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप इज the culmination of the centralization process, means centralization process पूरी तरह लागू किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बनाया गया। मतलब दूसरे प्रांतों के जो लेजिस्लेटिव पावर ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया। नाउ द कंपनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ट्रेड टू द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। व्यापार से शासन तक की ये जो सफर है, अब व्यापार पूरा बंद हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा प्रशासन का कार्यभार सौंपा गया। नेचुरली इट पुश द कंपनी टू गो अहेड विथ कंटिन्यूअस टेरिटोरियल एक्सपेंशन एज द पैरामाउंट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। अब कंपनी का और कोई लक्ष्य नहीं रहा टू ग्रैब मोर एंड मोर टेरिटोरीज इन इंडिया टू बिकम द पैरामाउंट पॉलिटिकल पावर इन इंडिया।
After 1833, the company had no option but to acquire more areas, more territories in India, so that the company could become the territorial master, because already trade activities were stopped. And the chances of Indians in the appointments to various company services in future are aroused. दैट मीन्स ये तो संभव नहीं हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे अपोज किया, तो आगे जाकर ये सफल हुआ और भारतीय लोगों का जो आशा था कि कंपनी के कोई कार्य में योगदान करने के लिए अपने योग्यता का प्रमाण जो प्रतिभागी परीक्षा के द्वारा उत्तीर्ण होकर रहने के लिए, to become successful in the competitive examinations, the Indians wanted to become part of the company administration. It was just started then. Now the mind map of the Charter Act of 1833. First thing, the Governor General of Bengal became the Governor General of India. And another important point is the end of company's commercial business, and only administration remained with the company. The company wind up its commercial activities completely. And the Governor General's complete legislative power over all provinces, and all the provinces were devoid of their legislative power. For legislation in all India, the Governor General in Council was entrusted, and Indian Law Commission was appointed, in which Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure were enacted. And another addition of a law member in the Governor General's Executive Council was there. The fourth member was the law member. He was none other than Thomas Babington Macaulay. And now complete power of the British Parliament over the Governor General in Council was established. Now the Parliament became supreme in relation to the administration of India indirectly through the Governor General in Council. Now, recapitulatory questions. Question number 1. In the Act of 1833, dash activity of the East India Company ended completely. Trade activity of the East India Company ended completely. Next question. The Act of 1833 marked the culmination of dash process in the administration of India. It is the culmination of a centralization process in the administration of India. Next question. The Act of 1833 added a dash member in the Council of the Governor General. It was the law member, and it was also the fourth member, because the Governor General's Council comprising 3 members only. A dash commission was appointed in the Act of 1833. It was the Law Commission. The Act of 1833 conferred the legislative power of all India to the Governor General in Council. That means the Governor General was entrusted complete legislative power over the British possessions in India. After 20 years, the Charter Act of 1853 came into being. The Charter Act of 1853 was noteworthy because it was just the precursor of the Act of 1858, because after 1853, in 1857, the Great Revolt, or according to the British, the Sepoy Mutiny occurred in 1857. So, in the series of the company rule, the Charter Act of 1853 was the last act. So, under the Charter Act of 1853, it is separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General's Council. Because as you know, friends, in 1833 Act, the Governor General's Executive Council added one law member who was entrusted with doing the legal works and for the codification of laws, and the first legislative inception was there. But according to the Act of 1853, the legislation as well as the execution were both separated,
according to the principles of separation of power. Not complete separation, not in the strict sense of the term, but in the form it was separated, not in content. The change was brought with the change in the addition of 6 new members into the Legislative Council of the Governor General. That means 6 legislative councillors were appointed by the Governor General of India, and out of the 6, 4 members were appointed by the provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. That means at that time 4 provinces were there: Madras, Bombay, Bengal and Agra. They sponsored 4 candidates, 4 councillors, and the 2 councillors were nominated by the Governor General of India. Now, in this act, under this act, open competition for civil servants was started, and a committee on the Indian civil service was headed by Macaulay in 1854. Under Macaulay it was constituted, and the covenanted civil service, that means covenanted means the superior civil service, in which presently the IAS, IPS and IFS, the UPSC is conducting the civil services examination nowadays. At that time it was called as Indian Civil Service, and Indian Civil Service was opened for the Indians. Previously all the collectors were the white people. Now the Indians aspired to become ICS officers. Now, 4th point is the company was allowed to retain the possession of Indian territories on the trust for the British Crown. मतलब कंपनी भारत में जो प्रांतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के अधीनस्थ रखा था। इसमें और एक चीज़ बहुत बेहतरीन है जो जानने के लिए योग्य है, वो है कि 1833 में तो 20 साल तक कंपनी का अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया था, लेकिन 1853 के एक्ट में देयर इज नॉट एनी मेंशनिंग रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द authority of the company for another 20 years. That means the British Parliament had made up its mind that it should not extend the rights of the company to rule over India for another 20 years, because the British Parliament was steadfast to end the rule of the company from India, and actually 1857 revolt was just a pretext. ये संयोग से 1857 की जो बगावत ये संगठित हुआ, और जिसके कारण कंपनी का जो अधिकार है उसे पूरा नकार दिया गया, और 1858 से लेकर 1947 तक ये जो अवधि है 90 साल की, इसमें पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के ऊपर अपना नियंत्रण जमाए। 1773 से लेकर 1853 तक की जो सिलसिला, धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के ऊपर अपना शिकंजा कसता रहा, और अंततः 1853 में ये पता चल गया कि कंपनी और ज़्यादा दिन का मेहमान भारत में नहीं है, मतलब भारत में शासन करने का कंपनी का दिन कम होता जा रहा है, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का दौर शुरू होगा। The 1853 Act was significant in some facts and some substances, as well as for laying down some new principles. First, it just injected a new spirit of independence from the very inception, because the legislative councillors, they just showed their independence, and भारत में वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगे। The board of directors of the company was reduced from 24 to 18, of which 6 were to be appointed by the crown. Means जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, जो कि पहले व्यापारिक मामला तथा आर्थिक मामला को नियंत्रण करते थे, उनका संख्या 24 से 18 कर दिया गया, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 6 अपॉइंटमेंट होते थे। मतलब 12 कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा
इलेक्टेड होते थे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अधिकार क्षेत्र है, उनका जो क्षमता है, उसे काफी हद तक कम कर दिया गया। आफ्टर द implementation of the civil services to be manned by the Indians and to be chosen through the competitive examinations means भारत में अब प्रतियोगिता पूर्ण जो परीक्षा है उसके द्वारा सिविल सर्वेंट्स नियुक्त होंगे। ये कानून बनने के बाद 1854 में द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज डाइवेस्टेड ऑफ इट्स पैट्रोनेज एंड पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो अपॉइंटमेंट की क्षमता है उसे बिल्कुल ले लिया गया, मतलब उन्हें निरस्त कर दिया गया। एंड द सर्विसेज आर नाउ थ्रोन ओपन टू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मीन्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देकर जो ये परीक्षा में सफल होगा वो नियुक्ति पाएगा। सिंस नॉट एक्सटेंडेड द रूल ऑफ द कंपनी फॉर अनदर 20 years, it was expected that the British Parliament may take over the administration of India at any point of time। ये पता चल गया कि कोई भी मुहूर्त में, मतलब कोई भी समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी से अपना अधिकार पूरा ले सकता है और शासन को अपने नियंत्रण में कर सकता है। Now the mind map of the Charter Act of 1853. First, the Charter Act of 1853 separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council। गवर्नर जनरल के काउंसिल में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो है वो अलग कर दिया गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सिविल सर्विसेज कमीशन ऑफ 1854, open competition was there for the choosing of the civil servants in India। प्रतियोगितापूर्ण परीक्षा के द्वारा सिविल सर्वेंट का नियुक्ति या चयन होगा। थर्ड थिंग, द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन में भारत का जितना सत्ता था वो प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करेगा, ऐसा प्रावधान रहा। मतलब नाउ द ब्रिटिश क्राउन बिकेम द ओवरलॉर्ड ऑफ द इंडियन टेरिटरीज। और गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 सदस्यों को नियुक्ति दिया गया, जिनमें 4 प्रांतों से बंगाल, मद्रास, आगरा तथा बम्बई से 4 सदस्यों का नियुक्ति हुआ, वो स्पॉन्सर किए। और गवर्नर जनरल 2 सदस्यों को स्पॉन्सर किया। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट के तहत कार्य किया। हालांकि ये एक्चुअल पार्लियामेंट नहीं था, लेकिन इट एक्टेड एज इफ इट वाज द मिनी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग द ब्रिटिश पार्लियामेंटरी ट्रेडिशंस। नाउ द रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। द एक्ट ऑफ 1853 had introduced a dash for the first time in the administration of India comprising dash members। The Act of 1853 had introduced a legislative council comprising 6 members। The Act of 1853 ended the power of appointment or patronage like the spoil system of America and France। It ended the spoil system or patronage or nepotism or the power of appointment of the board of directors in India। The Act of 1853 did not mention dash regarding the rule of the company। The Act of 1853 did not mention the extension of 20 years unlike the previous acts। इसमें 20 साल का बढ़ाने का अवधि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थॉमस बेबिंगटन मैकाउले। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 टू 1853 in the long span of approximately 100 years. The company rule was gradually waning away and
the British Parliament's power was gradually waxing to the uppermost layer. In the concluding statement of this module, in the epilogue and the last dialogue, I should like to mention that what is the main essence of this module, of this video lecture, that from 1773 to 1853 there was a tightening grip of the British Parliament over company possessions in India. That means the gradual centralization and parliamentary control over the Indian administration occurred during the span of 100 years. Next point is the centralization on the ascendancy and culminated in 1853. There was a complete centralization. And the next point is from rule by discretion to rule by law. Gradually the role of law or rule of law, so to say, became prominent, and Indians were given chance in the services of the government. Next point is gradual removal of the policy of patronage and nepotism. Now competitive examinations, written examinations and merit became the basis to be appointed in the services of the company. And with the advent of legislative council, the era of debate and deliberations were started. So the span of 100 years the company rule was culminating, and lastly with the Sepoy Mutiny, or so to say the first war of Indian independence of 1857, put the death knell for the company rule, and another era of the crown rule was started, which we should discuss in our next lecture module. So friends, thanks for watching this video. I extend my heartfelt thankfulness that you have been watching this video for a longer period of time. I request you to share, subscribe and comment about the video, so that I could be inspired to produce more videos for your conveniences. So thank you very much. Have a good day. Thanks.